बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ़ हासिल कर रहा हूँ। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि अगर बातें पसंद आएँ, वीडियोज़ पसंद आएँ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में लाइक और शेयर भी कीजिए। इससे हौसला अफ़ज़ाई होती है और बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। आज के मौज़ूआत की तरफ आते हैं। आज सिर्फ एक ही मौजू रखूँगा और वो ये है कि इमरान खान साहब पर जो इस वक़्त केसेज़ हैं, 3 बड़े केसेज़, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 बड़े केसेज़ जिनमें उन्हें सज़ा देने का अंदिया दिया जा रहा है और फिर डील की बातें की जा रही हैं कि जी इनसे प्रेशर से घबरा के खान साहब डील करके मुल्क से बाहर जाने के लिए तैयार हैं वगैरह-वगैरह। इस किस्म के शोशे मीडिया में छोड़े जा रहे हैं। तो उसकी असल हकीकत क्या है? ये केस किस हद तक स्ट्रॉन्ग है? क्या इनमें सज़ा हो सकती है? नहीं हो सकती तो क्यों नहीं होगी? और आखिर में इस गुफ्तगू के मैं ये आपसे की खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि आखिर ये सब काम करने की वजूहात क्या हैं? 3 केसेज़ हैं जनाब। पहला केस साइफ़र का है कि जी साइफ़र उन्होंने घुमा दिया या पब्लिक सीक्रेट एक्ट के तहत उन्होंने इसकी खिलाफवर्जी की है जिस पे गद्दारी का मुकदमा बनता है। दूसरा केस जो उनके ऊपर है वो बुशरा बीबी से इद्दत के मुद्दत के दौरान शादी करने का केस है जिसमें उन्हें फंसाया गया है। और तीसरा केस अलकादर ट्रस्ट का है। तो इसी तरतीब से बात करते हैं। मैं आपको सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा कि ये आखिर केसेस हैं क्या, क्योंकि टेक्निकल जारगॉन में हम नहीं फंसते, आम फहम जुबान में समझने की कोशिश करते हैं कि ताकि एक आदमी जो इन कानूनी और तकनीकी चीज़ों को नहीं समझ सकता उसे भी समझ आ जाए कि ये केसेस क्यों बनाए गए हैं और इनकी असल हकीकत क्या है। साइफर की जहां तक बात करते हैं, पहली बात एक चीज ज़हन में रख लीजिए, साइफर होता क्या है? साइफर एक कोडेड कोड किया हुआ खुफिया इशाराती जुबान में मरासला होता है जो एक मुल्क का सफ़ीर दूसरे मुल्क से अपने मुल्क की वजारत दाखिला को, वजारत खारजा को माफ़ कीजिएगा, भेजता है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो उसने देखा, जो फील किया, महसूस किया या उसकी कोई ऑफिशियल गुफ्तगू हुई। उसको वजारत खारजा के दफ्तर में इस्लामाबाद में डी कोड किया जाता है। उस इशाराती ज़ुबान को तहरीर में लाया जाता है कि असल में क्या है। ये इसलिए किया जाता है ताकि अगर ये मरासला किसी के हाथ लग भी जाए, ट्रांसफ़र में हैक हो जाए सिस्टम या कुछ ऐसा सिलसिला हो, तो लोगों को पता ना चले कि इस मरासले में क्या लिखा है। तो उसे डी कोड किया जाता है, सादा जुबान में डी कोड किया जाता है और फिर वो जो डी कोडेड लेटर होता है सादा जुबान में, वो मुख्तलिफ मुतलका अफराद को और शोबों को और दफातर को भेज दिया जाता है। जैसे अगर उसका वज़ीर आज़म से उसका ताल्लुक है, वज़ीर ख़ारजा से उसका अगर ताल्लुक है, उसे दिया जाता है। फ़ौज के सरबराह को दिया जाता है, अगर उससे ताल्लुक है तो उसके पास भी है। यानी काफ़ी सारे लोगों के पास या इदारों के पास इसकी कॉपी भेजी जाती है। असल साइफ़र जो है ना, जो कोडेड ज़ुबान में होता है, वो वज़ारत ख़ारजा के दफ़्तर इस्लामाबाद से कभी बाहर नहीं जाता। ये चीज़ ज़हन में रख लें। तो इसी को सामने रखकर अगर आप पहली बात तो ये देखें जी कि अगर साइफर घुमा दिया गया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम है खान साहब पे कि जी उन्होंने साइफर घुमा दिया, तो ऐसी बात है ही कोई नहीं। ओरिजिनल साइफर जो है वो तो मौजूद है, वो तो इस्लामाबाद में मौजूद है, वजारत खारजा के दफातर में कहीं पर रखा हुआ है, फाइल में फाइल नंबर लगा के उसे फाइल कर दिया गया होगा। तो पहला तो ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है जी कि साइफर गुम कर दिया गया है। हाँ, साइफर का जो तर्जुमा है, अगर वो इमरान खान साहब के पास से गुम हुआ है, उससे उसकी उनकी उसकी पूछताछ उनकी होनी चाहिए, लेकिन वो गद्दारी के ज़िम्मे में नहीं आएगा। वो एक केयरलेसनेस आप कह लें या उसके मामले में आएगा, लेकिन उसकी बहुत सारी कॉपीज़ इस वक़्त वज़ीर ख़ारजा के पास भी हैं, इसीलिए शाह महमूद कुरैशी साहब इस केस में दूसरे मुल्ज़िम नामज़द हैं। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास है, पाकिस्तान कौमी असम्बली के स्पीकर के दफ्तर में इसकी कॉपी मौजूद है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के दफ्तर में इसकी कॉपी मौजूद है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो सिर्फ एक कॉपी बनाई गई हो और इमरान खान साहब को दी गई हो और उन्होंने गुम कर दी हो। तो ये इस इल्ज़ाम की हकीकत ये है। अब दूसरी बात ये है कि उन्होंने साइफ़र जो अवाम में पढ़ दिया और लहरा दिया, तो उसकी वजह से वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं, आइन से भी, पाकिस्तान से भी, अवाम से भी। और को पाकिस्तान का कोई ऐसा सीक्रेट था जो उन्होंने खोल दिया, लोगों के सामने, दुनिया के सामने रख दिया और उसकी वजह से पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा है। अगर आप किसी चीज़ को ओपन करें और उससे मुल्क के या रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचे, तभी वो चीज़ गद्दारी के ज़िम्मे में आएगी ना, वरना तो उसकी कोई वक़्त नहीं है। तो आइए देख लेते हैं कि उस साइफर के ओपन करने की वजह से पाकिस्तान के मफादात पे क्या ज़रब पड़ी। पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़ाती सवाबदीद पर जलसे में लहरा कर वो साइफर ओपन नहीं किया। उस साइफर को बाकायदा पेश किया गया काबीना की मीटिंग में, और जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है उसमें पेश किया गया। उसे बाकायदा काबीना की मंजूरी से डी क्लासीफाई किया गया। डी क्लासीफाई करने का मतलब ये है कि अब ये डॉक्यूमेंट सीक्रेट नहीं रहा, सरकारी राज नहीं रहा, इसे हर मुतलका शोबे को, शख्स को, महकमे को भिजवाया जा सकता है।
तो जब ये फैसला कर लिया गया और उस फैसले की बुनियाद पर ये साइफर जो आया था अमेरिका से हमारे सफीर साहब का, वो जब डी क्लासीफाई हो गया, सरकारी राज नहीं रहा, तो अब वो जिस पब्लिक फोरम पर भी पेश हो, डिस्कस हो, तो फिर आप उसे गद्दारी के जिम्मे में नहीं ला सकते कि जी ये गद्दारी की गई है और एक सीक्रेट चीज को पब्लिक किया गया, तो ये केस यहीं पर ठुस हो जाता है। बिल्कुल ठुस केस है, कोई इसके अंदर जान नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी बात ज़हन में रखिए कि इस साइफर की ट्रांसलेशन की जो ट्रांसलेटेड लेटर की जो कॉपीज थी, ये दो बड़े नामवर हमारे सहाफ़ी हैं, एक हामिद मीर साहब हैं और एक नजम सेठी साहब हैं। उन्होंने भी ये दावा किया था उस वक़्त कि जी ये साइफर की कॉपी तो हमारे पास भी मौजूद है। तो ये उनका दावा मीडिया पर मौजूद है, वो इससे अभी तक उन्होंने इनकार भी नहीं किया, ना उसकी कोई वज़ाहत दी है, सादा सा बयान है। तो फिर उन्हें भी इस केस में शरीक मुल्ज़िम होना चाहिए कि उनके पास ये कहाँ से पहुँचा, किस सोर्स से उनको मिला, उनसे सोर्स पूछना चाहिए, और अगर वो ना बता पाए तो इस मुकदमे में उन्हें भी नामजद करना चाहिए। अब देखिए ये तो नहीं हो सकता ना कि एक शख्स जिसके पास साइफर की कॉपी थी उसने उसे पब्लिक कर दिया या इंफॉर्मेशन दे दी तो उसको आप मुल्जिम ठहरा दें, और बाकी अहबाब ये दावा करते रहे, वो लोग जो गैर मुतलका हैं, नजम सेठी और हामिद मीर जैसे लोग जिनका इस साइफर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, वो भी ये दावा करें कि हमारे पास भी साइफर मौजूद था उससे पहले और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, तो ये बड़ी सरासर गलत बात है और ये चीज़ भी मुकदमे में उठाई जाएगी। और इस साइफर के बारे में सबसे अहम बात ये ज़हन में रखिएगा कि इस साइफर को पब्लिक करने से पाकिस्तानी अवाम के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान की अवाम को फायदा पहुंचा। इस साइफर की वजह से हमें पता चला कि किस तरह एक मुल्क हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत करके अपनी मर्जी मनवाने के लिए किस किस्म के अहकामात जारी कर रहा है, किस किस्म की डिमांड्स कर रहा है और किस किस्म की एक गैर सफारती जुबान इस्तेमाल कर रहा है। ये बात बहुत सारे लोग भूल चुके हैं कि ये जो हमारे एम्बेसडर साहब थे, सफीर साहब थे वहां पर अमेरिका में, उन्होंने ये कहा था कि साइफर में जो उन्होंने लिखा है, उस जो एक्चुअल डोनाल्ड लू साहब ने जो जुबान इस्तेमाल की थी उसे बहुत मैलो डाउन, माइल्ड करके लिखा गया, उसे वाटर डाउन किया गया, यानी कि वो जुबान तो बहुत सख्त थी लेकिन मैंने उनका मुद्दा बयान कर दिया है, लेकिन उनके एग्जैक्ट अल्फाज इस साइफर में नहीं लिखे क्योंकि ये जुबान इंतहाई गलत जुबान उन्होंने इस्तेमाल की थी, तो उस गलत जुबान को उन्होंने मैलो डाउन किया था, ये ज़हन में रखिएगा। तो हमें ये पता चला कि किस तरह से हमारी खुद मुख्तारी पर दूसरे ममालिक कोई हमला कर रहे हैं या कोई पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एक चलती हुकूमत को गिराने की डिमांड कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत और पाकिस्तान के अवाम को इस साइफर के पब्लिक करने से या उसके मतन को पब्लिक करने से नुकसान पहुंचा या फायदा पहुंचा? तो पहला सवाल तो ये है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा, फायदा पहुंचा, पाकिस्तान की अवाम को पता चला। लिहाजा सीधी सी बात है कि इस मामले में ना तो साइफर कभी लीक किया गया, ना साइफर को गैर कानूनी तरीके से पब्लिक किया गया, पहले डिक्लासिफाई किया गया फिर उसका मतन बताया गया, और मतन बताने से पाकिस्तान की रियासत, अवाम और हुक्मरानों का, हुकूमत का फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ, तो ये केस बनता ही नहीं है। अब आ जाइए दूसरे केस की तरफ, वो है बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह का केस। ये केस भी, इसकी वक़्त क्या है? इसकी वक़्त 0 जमा 0 बराबर 0 वक़्त है। पहली उसकी वजह आप ये सुन लीजिए कि इस्लामिकली भी, इस्लाम में भी ये असूल मुतय्यन है, और मैं इसके बारे में हवाला जात भी आपको दे दूंगा किसी और व्लॉग में अगर चाहिए होंगे, कि औरत की मुद्दत, जो इद्दत की मुद्दत है वो कितनी होती है, वो कब होती है। तलाक याफ्ता औरत के लिए मुख्तलिफ होती है, हामिला औरत के लिए मुख्तलिफ होती है और बेवा के लिए मुख्तलिफ है, यानी कि इसके अंदर कंडीशंस हैं। अब जो कंडीशन बुशरा बीबी पर अप्लाई होती है वो ये है कि ना तो वो हामिला थी और ना वो बेवा हुई, उन्हें उनके खावन से तलाक उन्होंने की, अपनी बाहमी रजामंदी से तलाक की, और इस सूरत में जो इद्दत की मुद्दत है, अगर, अब ये ध्यान से सुनिएगा, कि अगर औरत ये बात कह देती है कि उसकी मुद्दत इद्दत ख़त्म हो चुकी है तो उसे ख़त्म तस्वर किया जाएगा। जाहिर है कि वो तलाक के 1 माह या 2 माह के बाद तो ये बात नहीं कह सकती कि उसकी तलाक की इद्दत की मुद्दत ख़त्म हो गई है। जब उस पीरियड के आसपास वो वक्फा जो उसके लिए लाजिम है इद्दत की मुद्दत गुजारने का, अगर वो उसकी उन दिनों में ये कहती है या उस मुद्दत के गुजरने के बाद कहती है कि उसकी इद्दत खत्म होगी, तो वो खत्म तस्वर की जाएगी मुफ्तियाने किराम के कौल के मुताबिक। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब बुशरा बीबी का पहला इंटरव्यू टेलीविजन पर चला, ये समा न्यूज़ के एंकर नदीम मलिक साहब के साथ उन्होंने एक बड़ा तफसीली इंटरव्यू दिया था। वो इंटरव्यूज़ वगैरह से इज्तनाब करती हैं, वो इस किस्म के कामों में नहीं आती, लेकिन गालिबन इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए
उन्होंने ये इंटरव्यू देना पसंद किया। आप वो इंटरव्यू जाकर समा टीवी की वेबसाइट से या यूट्यूब पे सर्च करके सुन सकते हैं। उस दौरान उस इंटरव्यू में ये सवाल उनसे किया नदीम मलिक साहब ने कि जी आपकी जो इद्दत की मुद्दत है उसके ऊपर बड़े सवाल उठाए गए कि इद्दत के दौरान निकाह हुआ और ये हुआ और वो हुआ, तो ये क्या वजह है, इसका को एक्सप्लेन करें। बुशरा बीबी का जवाब सुन लें उसी फतवे की नज़र में मद्देनज़र रखते हुए जो मैंने आपसे अर्ज़ किया। बुशरा बीबी का कहना ये था कि मैंने जब मेरी अपने हस्बैंड से तलाक हुई और मैंने वो तलाक की मुद्दत अपने खामन के घर में रहते हुए ही पूरी की, और इस्लामी तरीका भी यही है कि आप अपनी मुद्दत इद्दत अपने खामन के साबका खामन के घर में रहते हुए पूरा करती हैं, उसके बाद वहाँ से बाहर निकलती हैं, या अगर निकलना है माँ बाप के घर चली जाती हैं किसी और के घर, अगर मुनासिब हो तो वहाँ पूरी होती है। बुशरा बीबी ने ये कहा कि जब मैं उनके घर से निकली थी तो मेरी मुद्दत पूरी हो चुकी थी, इद्दत मैं काट चुकी थी अपनी उस वक्त, और अगर ये उनके अल्फाज में कोट अनकोट आपको बता रहा हूं, और अगर मैं चाहती तो उनके घर से निकलने के अगले दिन निकाह कर सकती थी। जी हां, बुशरा बीबी ने उनके ये अल्फाज हैं कि अगर मैं चाहती तो अपने खामन के घर से निकलने के अगले दिन मैं निकाह कर सकती थी। यानी उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जब उनकी तलाक हुई तो इद्दत का जो अरसा होता है वो उन्होंने अपने खामन के घर में ही रहते हुए गुजारा, और इद्दत मुकम्मल करने के बाद वो निकली। और उन्होंने कहा कि मेरा तो निकाह इमरान खान साहब के साथ खामन के घर से निकलने के कितने महीनों के बाद हुआ, तो आप उसमें इतराज नहीं कर सकते, मैंने अपनी इद्दत की मुद्दत पूरी कर ली। ले जनाब, ये केस भी यहाँ पर हो गया ठप। और जब वो जो मुफ्ती साहब जिन्होंने इमरान खान का निकाह पढ़वाया बुशरा बीबी के साथ, वो एक नहीं 100 बयान बदल सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी किस्म के जो मुल्ला और मुफ्ती टाइप लोग होते हैं, ये चलो तुम उधर को जिधर की हवा चले, मोम की नाक होते हैं ये लोग, काठ के उल्लू होते हैं ये लोग। इनको आप पकड़ के धूप में बिठा दें तो धूप में बैठे रहेंगे, अगर आप इनकी नाक एक तरफ मोड़ देंगे ये तो उस तरफ मोड़ जाएंगे। इनके बयानों की कोई वक़्त नहीं है। असल वक़्त अगर इस्लामिकली से देखा जाए तो बुशरा बीबी का बयान है, जो उन्होंने कहा कि मैं अगर चाहती तो अपने खामन के घर से निकलने के अगले दिन निकाह अपना कर सकती थी, क्योंकि मैं इद्दत अपने खामन के घर में गुजार चुकी थी। ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं कि उनके साबिक खामन को आप अदालत में तलब कर लें। अगर वो इस बयान की तस्दीक कर देते हैं तो ये केस सिरे से है ही नहीं, इद्दत के दौरान निकाह का केस भी नहीं बनता। आ जाइए तीसरे केस की तरफ। तीसरा केस है अलकादर ट्रस्ट का। अलकादर ट्रस्ट है क्या, उसकी पूरी बैकग्राउंड में जाए बगैर सिर्फ ये ज़हन में रख लीजिए कि ये एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मालिक कोई नहीं होता, एक बोर्ड होता है जो उस ट्रस्ट को चलाता है। ट्रस्ट के मलकियत में जो ज़मीन होती है, जो इमारत होती है, जो उसके एसेट्स, जो असासाजात उसके होते हैं, वो किसी ज़ाती शख्स की मिल्कियत नहीं होते। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप समझ लें। अलकादिर भी एक ट्रस्ट है, उसके ट्रस्टी एक हों या 100 हों, उनमें से कोई भी उस ट्रस्ट की ना तो जमीन का मालिक है, ना उसकी आमदन का मालिक है, ना उसकी बिल्डिंग का, ना उसके एसेट्स का, किसी चीज का कोई भी मालिक नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई कि अगर इमरान खान साहब या उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी अगर मालिक ही नहीं है तो फिर गबन किस चीज का है, किस चीज का फायदा उन्होंने उठाया है। मलिक रियाज साहब नामी ठेकेदार टाइकून जो है, बिजनेस टाइकून, उनको कोई फायदा देकर अगर उन्होंने कोई फायदा उठाया है, कोई छूट दी है मलिक रियाज को, तो उसके बाद उन्होंने फायदा क्या उठाया है। प्रोसिक्यूशन को, अस्तगासा को ये बात साबित करनी होगी कि जो अक्यूज्ड हैं, जो मुलजिमीन हैं, मुलजमान ने क्या फायदा उठाया है। कोई फायदा नहीं उठाया, सिफर फायदा, केस यहां पर खत्म हो जाता है। अब आ जाए थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के ऊपर। ये अलकादर ट्रस्ट के बारे में इल्जाम लगाया जाता है जी कि वो जो 160 मिलियन थे ना, जो यूके से आए थे, वो हुकूमत पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। इन्हें उस पैसे के अगेंस्ट एडजस्ट कर लिया गया जो 400 गालिबन 460 अरब था, कुछ ऐसे ही था, जो मलिक रियाज को अदालत ने जुर्माना किया था, ये उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर लिए गए, जबकि ये तो मनी कंफिस्केट की गई थी यूके से कि वहां पर उनके नाजायज असासाजात हैं। तो ये उस मद में कैसे एडजस्ट कर ली गई भाई आपसे। और उसके बदले में फिर मलिक रियाज ने ये ज़मीन भी दे दी अलकादर ट्रस्ट को, और वो फिर कंस्ट्रक्शन भी कर दी क्विकली। तो ये अंदरून खाना अंडर द टेबल मुकमका डील हो गई थी। तो ये बात है, इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया जाता है। भाई एक सामने की बात है, पैसे अगर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अभी भी पड़े हुए हैं ना, तो हुकूमत के अकाउंट में आने चाहिए थे, वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए हैं। आप वो पैसे एक दरखास्त दें सुप्रीम कोर्ट को कि जी ये पैसे ट्रांसफर किए जाएं हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं जा सकते, ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को वापस किए एनसीए ने।
जो नेशनल क्राइम एजेंसी है यूके की, उसने ये पैसे मलिक रियाज से पकड़ के हुकूमत पाकिस्तान को दिए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में इसे नहीं रख सकते। एक आपने बिल पास करना है, 16 महीने आपने लगा दिए, अलकादर को आप रोते रहे, लेकिन एक बिल जो आप दर्जनों के हिसाब से रोजाना बिल पास कर रहे थे, आखिरी दिनों में एक बिल ये भी पास कर लेते, सुप्रीम कोर्ट को कहते ये पैसे हमें दे दें। आपने नहीं किया, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जो डील की एनसीए ने, वो इसी डील के तहत एक बंद लिफाफा जिसे कहा जाता है ना, जैसे काबीना ने जिसकी मंजूरी दी और उसके तहत ये डील हुई, उस बंद लिफाफे में यही था, वो यही चीज सरेंडर की गई थी, इसी चीज पर एग्री किया गया था कि अगर ये पैसा पाकिस्तान को वापस दे दिया जाए तो फिर हम इसके ऊपर कोई फर्दर कार्रवाई नहीं करेंगे, एनसीए से कुछ नहीं मांगेंगे या ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे। जबकि अगर आप एनसीए से ये डिमांड करते कि ये पैसे पाकिस्तान हुकूमत के अकाउंट में डाले जाएं, तो उसके लिए आपको प्रूफ करना पड़ता है एनसीए के सामने कि ये पैसा यहां से मनी लॉन्डर हुआ है। यूके में जो कॉन्फिस्केट हुआ है ना, वो यूके के कवानीन के मुताबिक हुआ। आपको यह साबित करना था कि पैसा पाकिस्तान से मनी लॉन्डर हुआ है, और उसके लिए आपको दोबारा केस करना था, और उस केस पर टाइम लगाना था, उस केस पर पैसे और वकील लगाने थे, और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो आप केस जीत ही जाएंगे। लिहाजा ये फैसला इसीलिए किया गया कि पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है, ये पैसे अगर पाकिस्तान ट्रांसफर हो रहे हैं तो हमारे फॉरेन रिजर्व में भी इजाफा हो रहा है और एक मामला सेटल हो रहा है। इसको फर्दर फाइट करने की और उस पर पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। मैं तो इरफान कादिर साहब इतने नामवर बाप के एक बेटे हैं, नामवर बाप के एक छोटे से बेटे हैं, इतना बड़ा उनका नाम है वकालत में। मैं टीवी पर उनको सुन रहा था, मुझे तो चक्कर आ गए उनकी बात सुन के। वो जब मेजबान ने ये कहा था कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट भी तो पाकिस्तान की है ना, तो पाकिस्तान के ही अकाउंट में पैसे आए हैं, तो वो कहने लगे नहीं, ये पैसे पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आए, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। यहाँ तो वो अपनी बात समझा नहीं सके या मैं समझ नहीं सका, मेरे तो ऊपर से गुजर गई कि ये पैसे पाकिस्तान में नहीं आए। तो भाई आप इतने बड़े वकील हैं ना, आप एक दरखास्त दें सुप्रीम कोर्ट में और उनसे कहें कि ये पैसे हुकूमत पाकिस्तान को ट्रांसफर करें, क्योंकि ये पैसे उनको आने चाहिए थे, आपको क्यों आए। तो अल कादर ट्रस्ट का केस भी ठुस, क्यों कि ना तो इमरान खान, ना उनकी बीवी ने, ना किसी ट्रस्टी ने कोई माली फायदा हासिल किया, ना कोई जायदाद हासिल की, ना कोई जमीन हासिल की। जमीन उनके नाम पर नहीं है, बिल्डिंग उनके नाम पर नहीं है, ट्रस्ट उनके नाम पर नहीं, मतलब वो किसी किस्म के एक रुपए के बेनिफिशियरी नहीं है। 160 मिलियन इधर आए हों या उधर आए हों, इस अकाउंट में गए हों या उस अकाउंट में गए हों, ना तो खान साहब के अकाउंट में गए, ना उनकी बीवी के अकाउंट में गए हैं, तो वो फाइनेंशियल बेनिफिशियरी तो उस तरफ से है नहीं। इस तरफ से अगर जमीन उनके नाम पर नहीं है, अगर इमारत उनके नाम पर नहीं है, उस इमारत को चलाने के लिए जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं है, तो गबन किस चीज का है, फ्रॉड किस चीज का है, किस चीज के ऊपर उन पर केस बना है। तो ये तीसरा केस भी ठुस। ये लंबी होगी थोड़ी सी वीलॉग, लेकिन ये जरूरी था कि ये तफसील से बात बताई जाती है ताकि आम फहम जुबान में एक आम आदमी को भी समझ आ जाए जो टेक्निकल एंड लीगल जारगॉन्स को नहीं समझ सकता। अब ये बनाए क्यों गए हैं केसेस, बात सुन लें आप। सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि इमरान खान को अंडर प्रेशर किया जाए फैमिली की तरफ से कि तुम्हारी बीवी भी बपर्दा खातून है, अंदर जाएगी, जेल जाएगी, चक्कर काटेगी, उसे जमानतें नहीं मिलेंगी, तुम भी अंदर रहोगे, तुम्हें हम सजा भी देंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, गद्दारी में सजा देंगे, नाहल कर देंगे, लाइफ के लिए बैन लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ से नवाज शरीफ को हम छूट देंगे, वो आके दोबारा रूल करेगा, फिर वो तुमसे समझ लेगा। बात सारी ये है कि इमरान खान को अंडर प्रेशर करने के लिए सारा काम किया गया है। और ये जो खबरें आप सुनते हैं कि जहाज तैयार खड़ा है और इमरान खान जाएगा और तैयार हो गया है जाने को और डील होगी, ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ एक आहदी आसाब के मालिक शख्स को तोड़ने के लिए है, इसकी और कोई वजह नहीं है। इन केसेस के अंदर सिफर जमा सिफर बराबर सिफर, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज किया था, सारा ये मामला है, ये हिसाब किताब है इसका। इन केसेस में अभी तक माफ कीजिएगा, जिस तरह से इमरान खान अभी तक खड़ा हुआ है ना, मैं नहीं समझता कि इस रास्ते पर इतनी दूर चलने के बाद जब मंजिल बिल्कुल पास है वो शख्स झुक जाएगा, टूट जाएगा, डर जाएगा, सहम जाएगा, कोई मुआहदा कर लेगा, कोई एनआरओ ले लेगा, कोई दुबक जाएगा, कोई मुल्क छोड़ के चला जाएगा। वो शख्स आप उसे एक आम सियासतदान की तरह समझ रहे हैं, वो एक आम सियासतदान नहीं है। सियासतदान तो खैर मियां नवाज शरीफ या जरदारी भी नहीं है, ये तो डीलर हैं, ये तो डील करते हैं। लीडर खड़ा होता है, डीलर डील करता है, ये डीलें करने वाले डीलर हैं, हम इन्हें सियासतदान बना के बैठे हैं। आप उस शख्स को नहीं समझे हैं अभी तक। अब वो स्टेज आ गई है कि प्रेशराइज करने वालों पर भी ये अंदाजा हो गया इस चीज का कि जितना हम प्रेशर इस पर बढ़ा रहे हैं, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है अवाम में, और इसके बगैर नागुजीर हो जाएगा कि हम इसके बगैर इलेक्शन नहीं करवा सकते। लिहाजा अब मामला सुलझने की तरफ चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं उस पर अगले वीलॉग में बात करेंगे। एक तो फिर गुजारिश करूंगा कि चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी, अहबाब के साथ भी शेयर कीजिएगा, हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह अच्छी बात ही करेंगे इस चैनल से, हमेशा पाकिस्तान के मुफाद की बात करेंगे।
अपनी दुआ में मुझे याद रखिए, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।